हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन सीरीज चल रही है। मैं एमसीक्यू के थ्रू आप ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ। इससे पहले मैंने 11 पार्ट इसके अपलोड कर रखे अपने चैनल पे। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस मिलेगी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की क्लासेस मैंने काफ़ी सारी यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड कर रखा है। 1000 क्वेश्चन सीरीज करके मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो मैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करा रखा है, वो भी आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर अभी मेरा चल रहा है। मैं हर दिन 2 वीडियो अपलोड कर, मतलब 2 डालती हूँ, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की, एक थिंकर की। तो अगर वो भी प्लेलिस्ट बनी है, अगर आपने उसे भी नहीं देखा थिंकर का, तो फिर उसे भी जाके ज़रूर देखिए। अगर आप आगामी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पीजीटी टीजीटी दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो, या किसी भी स्टेट का, बिहार का, झारखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, किसी भी स्टेट से हो आप, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर किसी वजह से आपको ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करा रखा था, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप क्वेश्चन, अगर आप, मैं बोल रही हूँ और आप खुद से आंसर इसका देना चाहते हो, तो एक पेपर पेन पे आप 1 से लेके 15 क्वेश्चन कर लो, और फिर मैं जैसे क्वेश्चन मैं बताती हूँ आप खुद से आंसर दो, फिर मेरे आंसर से मैच करो। अगर आपका सही हो रहा है कुछ क्वेश्चन तो अच्छी बात है, नहीं सही हो रहा तो कोई बात नहीं, आप सीखने के क्लास में आए हो। और ये क्वेश्चन इतनी अच्छे हैं ना फ्रेंड्स, आपने अगर प्रीवियस ईयर में कभी एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा उस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब नॉर्मल क्वेश्चन ही, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया। ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो है यूपीएससी का क्वेश्चन है, जो 2013, 10, 12 ऐसे में जो आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका मैं करा रही हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, पहला है। दूसरा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद पर बने रहते हैं। तीसरा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी यानी प्रस्तावों के बारे में सूचित करता है। तब इसमें है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1 3 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है। तो आपका इसमें कौन सा सही है फ्रेंड्स, आप खुद बताइए, फिर मैं बताती हूँ। देखो, इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। फर्स्ट क्यों नहीं होता है? सामूहिक लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद, अगर यहाँ लिखा हो इसलिए गलत हो गया, यहाँ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता तो सही होता। ठीक है, और ये सही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद पर बने रहते हैं, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विधायी प्रस्ताव, कानूनों, मतलब कानून बनाने के प्रस्ताव के बारे में सूचित करते रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। दूसरा है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। तीसरा है, भारत के संविधान के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाबद्ध बनाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। तो इसका पांचवा का क्या होगा आंसर? तो ये देखो, राष्ट्रीय, ये और ये सही है। मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ आंसर को, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। देखो, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को भारत के संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। दूसरा है, भारत के संविधान के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान देने का अधिकार नहीं होता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मतदान देने का अधिकार होता है। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है हमें।
तो सिर्फ ये वाला सही, सेकंड सही है, सेकंड है। देखो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, क्योंकि वो मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, तो वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो दोनों सदनों के सारे सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय कानून से, ये गलत है, पहला वाला गलत है, तो केवल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल 2 सही है। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया, ये 4 क्वेश्चन, हम हर दिन 15 क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। ठीक है, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकार संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क तथा सक्षम कानूनी सेवा प्रदान करना है। दूसरा है, यह राज्य कानूनी सेवा प्राधिकार को देश भर के वैधानिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के बारे में दिशा निर्देश जारी करता है। तो फोर्थ मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क तथा सक्षम कानून सेवाएं प्रदान करना। दूसरा है, यह राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारों को देश भर में वैधानिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के बारे में दिशा निर्देश जारी करता है। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत तथा सामूहिक अथवा दोनों के वनाधिकार की प्रकृति सीमा निश्चित करने की प्रक्रिया किस प्राधिकार द्वारा शुरू की गई है? राज्य वन विभाग द्वारा, जिला अधिकारी या उपायुक्त द्वारा, तहसील प्रखंड विकास पदाधिकारी या राज्य मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा या ग्राम सभा द्वारा। ठीक है, तो ये जो है ना ग्राम सभा द्वारा। देखो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यक्ति तथा सामूहिक अथवा दोनों वनाधिकार की प्रकृति सीमा निश्चित करने की प्रक्रिया किस प्राधिकार द्वारा शुरू की गई है? तो ग्राम सभा द्वारा। ठीक है, ग्राम सभा द्वारा, ऑप्शन डी। अगला है 2013, अगला है 6 क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका बोल रहा है प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहे प्रस्तावना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा मैं बताते भी जाऊंगी, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार द्वारा, प्रस्तावना में एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में क्या बोला गया? आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में कौन मूलभूत अधिकार है? ठीक है, मूलभूत अधिकार, भारतीय संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित कौन सा मूलभूत अधिकार? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मूलभूत। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, यदि वित्त विधेयक मनी बिल को राज्यसभा द्वारा व्यापक रूप से संशोधित कर दिया जाता है तब क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है कि लोकसभा तब भी बिल को पारित कराने का प्रयास जारी रखेगी राज्यसभा की अनुशंसा को मानते हुए या अस्वीकार करते हुए। मतलब ये लोकसभा की इच्छा है कि वो उसकी अनुशंसा को माने या ना माने और उसको वो बिल पारित हो जाएगा। दूसरा है ऑप्शन, लोकसभा उस बिल पर विचार नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरा है लोकसभा राज्यसभा के विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।
चौथा है राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो वित्त विधेयक के लिए नहीं, सिर्फ साधारण विधेयक के लिए ही संयुक्त अधिवेशन होता है, ना संशोधन विधेयक न वित्त विधेयक के लिए आपका संयुक्त अधिवेशन होता है। तो डी तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए में क्या बोला है देखो, लोकसभा तब भी बिल को पारित करने का प्रयास जारी रखेगा, क्योंकि अगर वो कैसा भी मतलब उसमें दिया है, अगर लोकसभा की इच्छा होगी तो उस पर अनुशंसा पे विचार करेगा, और नहीं तो उसको अस्वीकार कर देगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही, हमेशा इस बात पे हमेशा फ्रेंड्स गौर करना। और इस बार ये भी बता दूं मैं, यूजीसी नेट के जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, वो 15 तक हो गई, पहले 10 तक। अगर आप लोग में से किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आप देना चाह रहे हो तो आप प्लीज़ ज़रूर फिल करना फॉर्म। 15 तारीख लास्ट डेट हो गया और इसका एग्ज़ाम होगा 18 जून को, और इस बार ऑफलाइन मोड में होगा। तो आप प्लीज़ ज़रूर फॉर्म भरें और एग्ज़ाम दें। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत में एक व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये देखो, नहीं किया जा सकता ये बोल रहा है, और सही बताना है इसमें। दूसरा है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा उसी प्रकार नियुक्त किए जाते हैं जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। सी बोल रहा है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया। अगर किसी संघीय क्षेत्र में कोई विधायिका, तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति या उपराज्यपाल द्वारा बहुमत से समर्थन के आधार पर की जाती है। तो ये क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है। बाकी ये सब सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया आज का, ये था क्वेश्चन नंबर 7, 8, ये 9 था, ये 10 हो गया। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित भारतीय इतिहास के संदर्भ में विभिन्न प्रांतों के से संविधान सभा के सदस्य। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में विभिन्न प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, तो पहला ऑप्शन है, उन राज्यों के लोग द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे। प्रांतीय सभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। सरकार एवं संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चयनित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। इलेवन क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी संशोधन के लिए विधेयक केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। दूसरा, यदि कोई संशोधन संविधान के संघीय स्वरूप में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से है, तब उस सूक्त संशोधन को भारत तथा सभी राज्यों की विधायिकाओं द्वारा भी अनुसमर्थित कराना होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, मतलब डी आंसर। फिर है ये हमारा 11 हो गया। 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12, भारत के महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लोकसभा की किसी समिति के सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में बोल सकते हैं, लोकसभा में मत डाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3। तो ये लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में बोल सकते हैं, लोकसभा में मत नहीं डाल सकते। ठीक है, ये मत नहीं डाल सकते, बोल सकते, भाग ले सकते हैं। ठीक है। तो 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन निकायों के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद। तो पूछ रहा है किसका मतलब उल्लेख मतलब यानी संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है? तो इसमें से कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है। 1, 2, 3 सब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखो, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों के को लागू करने के लिए पूरे भारत अथवा भारत के किसी भूभाग के लिए कोई कानून बना सकता है। तो राज्यों की सहमति लेकर, अधिकतम राज्यों की सहमति लेकर, संबंधित राज्यों की सहमति लेकर, बिना किसी राज्य की सहमति लेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिना किसी राज्यों की सहमति लेकर। ठीक है। जैसे क्या संसद और अंतर्राष्ट्रीय संधियां पूरे भारत में लागू हो सकती है, इसके लिए कोई राज्य से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती उसे। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सरकार ने 1996 में पंचायती अनुसूचित विस्तार पेशा अधिनियम किया, निम्नलिखित में से कौन सा इसके उद्देश्य के रूप को चिन्हित नहीं करता। यानी 3 इसके उद्देश्य को चिन्हित करेगा और एक चिन्हित नहीं करेगा। तो स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्तता क्षेत्र हेतु सृजनित करना, जनजाति लोगों के शोषण से मुक्त करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नहीं होगा, बाकी ये तीनों होगा। तो तीनों क्या होगा, स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों की मान्यता देना और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आप प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस टॉपिक वाइज भी मैं कराऊंगी फिर, और अच्छे अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।